हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है आज है 30 मार्च 2024 और हम लोग डेली द हिंदू और उसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं वो चाहे किसी भी न्यूज़पेपर में हो, अगर वो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम उसका हिंदू या उसका न्यूज़ एनालिसिस भी करते हैं और उसके साथ साथ हम उसके 20 क्वेश्चंस भी डेली लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चंस को लेकर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मस्क बुडीजी recently seen in the news is an indigenous variety of fish crop। देखो कई बार क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉप ऑफ खरीफ, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉप ऑफ राबी, ठीक है, जायद, ये सब हमसे पूछ लेता है। तो बेसिकली थोड़ा सा आइडिया रखना है किसके बारे में, हमें क्रॉप के बारे में। और अगर मैं जनरली बात करता हूं तो अभी एमएसपी का भी पूरा का पूरा इशू चला हुआ है, तो आई होप कि आप लोगों को एमएसपी के बारे में तो पता ही होगा, उसके साथ साथ क्रॉप्स के बारे में भी पता होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूं कि एक क्या होती है। तो एक फसल होती है किसकी, राबी फसल यानी कि राबी क्रॉप। एक होती है कौन सी, तो खरीफ की होती है, और एक होती है कौन सी, तो हम उसको बोल देते हैं जायद, ठीक है। अब समझना इसमें डिफरेंस क्या है, बेसिक सा डिफरेंस है। राबी देखो ऐसे याद कर सकते हो, राबी का मतलब क्या होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा सन होता है ना, उस सन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, सूर्य। और उस सूर्य का जो सिनोनियम होता है ना, उसका दूसरा वर्ड क्या होता है, सिनोनियम, तो वो होता है रबी यानी रवि। तो ऐसे याद रखना कि एक हो गया रावी, ठीक है। अब एक बात बताओ, अच्छा एक होता है खरीफ। अब ऐसे समझ सकते हो, देखो पहले मैं इसका टाइम लिख देता हूं ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अगर पूछे आपसे कि खरीफ का टाइम क्या होता है, तो याद रखना खरीफ का टाइम होता है जुलाई अगस्त में, इसको हम लगाते हैं और इसको काट लिया जाता है कब, तो इसको हम लगभग अक्टूबर नवंबर में हम इसको काट लेते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है और उसके बाद लगभग मार्च और अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। तो समझना इसका मतलब क्या है समझाने का, तो देखो ये वाला वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में हमारे यहाँ पर ठंड यानी कि कोल्ड बहुत ज्यादा होती है। तो हमें किसकी जरूरत है कोल्ड से बचने के लिए, तो हमें चाहिए क्या, सन, यानी कि सन का जो सिनोनियम है वो मैंने क्या बताया, रबी। तो इस वाले टाइम पीरियड में जो भी फसल उगेगी वो कौन सी हो जाएगी, रबी की हो जाएंगी। जैसे अभी ये टाइम पीरियड गया, ये जस्ट इसी की जो कटाई है वो चल रही होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जैसे सरसों हो गई, ठीक है, गेहूं हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे, चना हो गया, ये सारे के सारे किस समय होंगे, तो रबी के अंदर। ऐसे अगर मैं दूसरी बात करता हूं कौन सा, तो देखो जुलाई और अगस्त से अक्टूबर और नवंबर, समझना ये किस समय हो रही है, तो जस्ट इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाती है, तो मैं कह सकता हूं कि कोल्ड यानी कि विंटर आ जाता है हमारे यहां पर। और जब विंटर आ जाता है तो विंटर में हमें वो चीज चाहिए जिसको खाने से हमारी जो बॉडी है उसके अंदर थोड़ी सी हीट जनरेट हो, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मूंगफली खाई होगी, उससे क्या होता है, शरीर में गर्मी आती है, गर्मियों में थोड़ी ना खाते हो। जैसे लहसुन हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ आपने बाजरा सुना होगा, बाजरा, उससे हमारे शरीर को क्या मिलती है, हीट मिलती है। तो वो प्रोडक्ट जो जिसको खाने से हमें सर्दियों में थोड़ी सी गर्मी मिलती है उसको हम क्या कहेंगे, तो खरीफ की फसल हो जाएगी, खरीफ की क्रॉप हो जाएगी। और ऐसा जो हम सर्दियों में उगाते हैं लेकिन उसको गर्मियों में खाते हैं वो कौन सी हो जाएगी, राबी की फसल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज जायद। तो देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, जैसे मैं कह सकता हूं कौन सा, तो ये कहां पर खत्म हुआ था, अप्रैल में, तो मैं कह सकता हूं कि मई और जून, क्योंकि जुलाई में तो फिर वही स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला टाइम पीरियड कौन सा होता है, ये वो टाइम होता है जब हमारे यहां पर सबसे ज्यादा क्या पड़ रही होती है, हीट पड़ रही होती है, गर्मी भयंकर पड़ रही होती है। और आपको पता है कि हमें अगर गर्मी से बचना है तो हमें क्या चाहिए, हमें पानी की हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, हमेशा पूर्ति होनी चाहिए ना, पानी। तो आपने देखा होगा पानी की पूर्ति करने वाले, पानी की जो कमी है उसको पूरा करने वाले कौन कौन सी क्रॉप हो गई, जैसे खीरा, ककड़ी, ठीक है, उसके साथ साथ, है ना, उसके साथ साथ मैं कह सकता हूं वाटरमेलन, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं जिनको यूज करने से हमारे शरीर में वाटर की जो कमी होती है वो पूरी होती है, वो कब खाएंगे या वो कब उगाए जाएंगे, तो याद रखना जायद में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। और आपसे एग्जाम में कभी ये नहीं पूछता कि इतनी फसल होती है, किसी भी फसल का नाम पूछ लेगा, जो कॉमन होगी, जो पूरे इंडिया में नोन होगी वो आपसे पूछ लेगा। और डिफरेंस थोड़ा सा याद रखना, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्रॉप से हमेशा यही पूछता है, ठीक है।
है, अब आ जाता है इसके ऊपर कि ये जो है मस्क बुडीजी, ये अभी न्यूज में देखा गया था, ये क्या है, किसकी वैरायटी है? तो याद रखना एक राइस की वैरायटी है। और ये कहां पर यूज होता है? तो याद रखना ये यूज किया जाता है कहां पर, या कहां पर उगता है, इसका कल्टीवेशन कहां पर होता है? तो जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में, ये हिमालयन रीजन में होता है। इसका टेक्सचर थोड़ा सा, मैं कह सकता हूं कि जब इसको आप यूज करोगे तो नॉर्मल राइस से थोड़ा यमी मिलेगा, लो फैट होता है और हाई कैलोरीज होती है इसके अंदर, इसलिए कुछ ज्यादा ही फेमस भी हो गया है, यानी कि इसका यूज अच्छे से करना चाहिए हमें, ठीक है? तो इसका प्रोडक्शन भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो बस सिंपल याद रखना कहां पर होता है, जम्मू एंड कश्मीर में, और किसकी एक वेराइटी का नाम है? तो राइस की वेराइटी। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है? और अगर पूछे कि सबसे ज्यादा राइस कहां पर होता है, तो याद रखना कहां पर होता है? वेस्ट बंगाल, जिसको हम बाउल ऑफ राइस भी कह देते हैं। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा पर हेक्टेयर कहां पर होता है, तो याद रखना पंजाब में होता है। पर हेक्टेयर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? चलिए चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अफांसे निकितिन सी माउंट, देखो ये एक अभी न्यूज में देखा गया था। व्हाट इज सी माउंट? एक होता माउंट, है ना, माउंट एवरेस्ट, है ना, माउंट किलिमंजारो, माउंट केन्या, दुनिया भर के नाम सुने होंगे। एक होता सी माउंट, यानी कि चारों तरफ पानी है, सी है, उसके बीच में क्या है? एक पहाड़ बना हुआ है, उसे हम कहेंगे सी माउंट, सिंपल सा। तो ये जो सी माउंट है ना, अभी न्यूज में था, ये एक्चुअल में है कहां पे? तो याद रखना इंडियन ओशियन में है। और इंडियन ओशियन में है तो हम इसकी नीड क्या है, क्यों न्यूज में आ गया? देखो ये अगर मैं बात करूं इंडिया के रीजन की बात करूं, तो इंडिया से लगभग, ये नीचे इंडियन ओशियन है पूरा, ठीक है, पता है ना 5 ओशियन है मेनली, ठीक है? अब मैंने कहा कि ये जब इसके नीचे जाओगे, इंडिया के नीचे, तो लगभग 3000 किलोमीटर दूर चले जाओगे, तो यहां पर एक छोटा सा सी माउंट आता है, छोटी सी एक जगह आती है जिसके ऊपर ये एक क्या बना हुआ है? पहाड़ जैसा बना हुआ है, जिसकी हाइट लगभग 1200 मीटर है, और चारों तरफ इसके क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। तो एक आइलैंड जैसा है, ठीक है? इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर अभी हमें पता चला कि जो हमारा आयरन है, ठीक है, जो हमारा कोबाल्ट है, जो हमारा जिंक है, यानी कि जो हमारी जो मेटल्स हैं, वो यहाँ पर भरपूर, यहाँ कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो हम चाहते हैं कि हम वहां जाएं, उनको वहां से एक्सट्रैक्ट करें और उसका प्रोडक्शन बढ़ाएं या उससे बनने वाली चीजें बढ़ाएं। तो सिंपल सा याद रखना कि ये जो अभी न्यूज में देखने को मिला, ये है कहां पर? इंडियन ओशियन में, और इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इसको वहां से निकाला जाए। अब आप लोग मुझे आंसर देना कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आप लोगों ने 3 जोन के नाम पे सुने होंगे। पहला होता है कौन सा? टेरिटोरियल जोन, जो कितना होता है? लगभग 12 नॉटिकल माइल्स। और 1 नॉटिकल माइल्स आई थिंक आपको पता होगा 1.56 या 1.56 किलोमीटर के लगभग होती है ना? अब एक बात बताओ कि जो 12 नॉटिकल माइल्स है वो कौन सा है? तो नॉर्मल या टेरिटोरियल जोन। फिर आता है 24 नॉटिकल माइल्स, ये कौन सा होता है? जिसको हम कॉन्टाजियस जोन कह देते हैं। फिर आता है कौन सा? 200 नॉटिकल माइल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कह देते हैं, ठीक है? यानी कि ये तो हमारा ही एरिया रहेगा, इसके आसपास, है ना, पानी के आसपास 12 नॉटिकल माइल्स तक। 24 तक कोई दूसरा भी पास हो सकता है, लेकिन उसको टैक्स देना पड़ेगा हमें। और 200 तक कोई भी पास हो सकता है, लेकिन उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि सब पास हो सकते हैं, लेकिन जो रीजन है वो हमारा ही है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसको टेरिटोरियल जोन कह देते हैं, इसको कह देते हैं कॉन्टाजियस जोन, और इसको कह देते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन कह देते हैं, ठीक है? तो ये बात थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी है। और अभी इन्हीं ओशियन के अंदर देखो, हमारा जो सरफेस है, इस सरफेस के अंदर हमें नहीं लगता कि जितना मेटल्स था, जितने भी हमारे प्रोडक्ट थे, वो हम निकाल चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि हम कहां पर जाएं? अब इंडियन ओशियन, अरेबियन सी के अंदर जाकर, और अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी, उसमें इंडियन ओशियन में जाकर और ज्यादा एक्सप्लोर करें। उसके लिए हमने एक मिशन भी लॉन्च किया हुआ है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। उस मिशन का नाम क्या है? समुद्रयान। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि जो समुद्रयान जाएगा, उस समुद्रयान के अंदर जो सबमर्सिबल यूज की जाएगी, जिसमें बैठकर लोग नीचे जाएंगे, उस सबमर्सिबल का नाम क्या है? वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द G20 सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप? देखो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का मतलब क्या होता है कि कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना नहीं है, कितना बेरोजगारी बढ़ी हुई है। तो सिंपल सा ध्यान रखना, किसने इसको लॉन्च किया है? तो आपको पता होना चाहिए किसने? ब्राजील ने। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो G20 पिछली बार कहां हुआ था? इंडिया।
2023 में, उस साल जो भी मीटिंग हुई होंगी सारी इंडिया में हुई होंगी, बेसिक सी बात है। और इस बार जो G20 है 2024 वाला, वो कहां पर हो रहा है? ब्राजील में हो रहा है। तो अब याद रखना, एक बात अपने दिमाग में सेट कर लेना कि जब भी इस साल, है ना, आपके एग्जाम तक, दिसंबर तक, जब तक G20 मीटिंग नहीं हो जाती, जितनी भी G20 से रिलेटेड बातें होंगी ना, सारी ब्राजील के अंदर होंगी। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लेना, चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आए, ठीक है। क्योंकि इस बार की मीटिंग कहां हो रही है? ब्राजील में। तो चाहे वो एनवायरमेंट मीटिंग हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट मीटिंग हो, चाहे कोई भी मीटिंग हो, चाहे हेल्थ मीटिंग हो, सारी कहां पर होंगी? ब्राजील में, ठीक है। तो एक बार में इसको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हेल्ड? अभी रिसेंटली क्या हुआ था? पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुई थी। और न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनका क्या करवा दिया जाता है? तो फ्यूजन करवा दिया जाता है, जो आपस में दूर होते हैं, ठीक है। जैसे कि सन के अंदर होता है, 3 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बना देते हैं, वो हो गया फ्यूजन। और अगर मैं डिवाइड कर दूं तो हो गया फिजन, ठीक है। तो इससे जो बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता होगा इंडिया में बहुत सारे, तारापुर पहले बना था, उसके बाद अभी लेटेस्ट बन रहा है, ठीक है, काकरापारा, ठीक है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा, अभी कल परसों हमने पढ़ा था हिंदू में जैतपुरा, जिसमें 9.6 गीगावाट की एनर्जी का पावर प्लांट लगेगा, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि इसकी मीटिंग कहां पर हुई है। तो इसकी मीटिंग कहां पर हुई है? तो ब्रसेल्स यानी कि बेल्जियम के अंदर हुई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, ओके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। Recently a 900-year-old inscription from the कल्याण चालुक्य डायनेस्टी। देखो, ये जो चालुक्य डायनेस्टी है ना, ये बेसिकली साउथ इंडिया में ही रिसाइड करती थी। देखो, बेसिक सी बात समझना, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है ना, वो नॉर्थ इंडिया ज्यादा कमजोर है, चाहे आप मान लो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मान लो, चाहे पैसों के मामले में मान लो। जो साउथ इंडिया है वो ज्यादा पावरफुल है, पैसों के मामले में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है उनके पास, लोगों की जो कनेक्टिविटी है, लोगों के अंदर जो यूनिटी है वो भी ज्यादा है। ना कि हमारे नॉर्थ इंडिया में यूनिटी नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी नेता आता है किसी भी रिलीजन के नाम पर, यहाँ पर डिवाइड करके खत्म हो जाती है कहानी। लेकिन वहां पर तुम्हें ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि वहां पर जो इन्वेजन होते थे वो बहुत कम हुए थे, ठीक है। और वहां पर जो बड़े बड़े जो किंगडम हुआ करते थे, चालुक्य, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे राष्ट्रकूट, ये सारे के सारे जितने भी पांड्यन डायनेस्टी, इन्होंने वहां पर बहुत टाइम तक रूल किया और उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अब क्या हो रहा है कि हमारा एक डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका काम है कि क्या करना, जगह जगह पर वहां पर खुदाई करना और उसके अंदर जो प्रोडक्ट वगैरह मिलते हैं जो एंशिएंट टाइम के होते हैं उनकी कार्बन डेटिंग करना और ये बताना किससे बिलोंग करता है। तो हमसे एग्जाम में क्या पूछ लेता है, हमसे ये पूछ लेता है कि बताओ भाई अभी कुछ दिन पहले कुछ मिला था, बताओ कहां से मिला था, है ना। जैसे 2014 में हमें एक बाथ टब मिला था, कहां पर, मोहनजोदारो में, जो कि उससे पहले वाले बाथ टब से भी 4 गुना बड़ा है। तो तुमसे पूछ लेगा बताओ कहां पर बना है, क्यों बना है, किस टाइम का बना था। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हालांकि हम इन सब चीजों को एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि ये जो कन्नड़ इंस्क्रिप्शन मिला है ना, तो कहां पर मिला है, तेलंगाना के अंदर, ठीक है। सिंपल सा वन लाइनर में आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। गैंगस्टर पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी, आई थिंक ये तो आप लोग जानते होंगे ना, उसकी अभी डेथ हो गई है। कौन से स्टेट से था? उत्तर प्रदेश से था, ठीक है, यूपी से, और उसकी कार्डियक अरेस्ट डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Where did the Indian Navy conduct the operation to rescue the Pakistani nationals from the Somali pirates in the March 2024? अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो सोमालिया है वहां के जो पायरेट्स हैं, आई थिंक आपने एक मूवी देखी होगी, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, ठीक है, देखी होगी ना। उस मूवी के अंदर देखा होगा कैसे वो लोग जहाजों को लूट लेते थे, वहां से पास होने वाले ट्रेडर्स को लूट लेते थे और उनको मार देते हैं, उनको जो भी होता है। तो सेम ऐसे आज भी ऐसा होता है, समझना, वो जस्ट मूवी नहीं है, अब भी ऐसा होता है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो सोमालिया के पायरेट्स थे ना, उन्होंने जो हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके कुछ लोग थे, उनको लूट लिया और उनको कैप्चर कर लिया। उनको बचाने कौन गया? तो उनको बचाने फिर इंडिया गया। बड़ा भाई है तो हेल्प कर देता है कभी कभी, है ना। तो याद रखना कहां पर ये हुआ था ये पूरा इंसिडेंट, तो अरेबियन सी के अंदर ये पूरा का पूरा इंसिडेंट होता है। और अरेबियन सी आप जानते हो, अगर मैं कहता हूं ये आपका इंडिया है तो ये इधर कौन सा हो गया, अरेबियन सी, और इधर कौन सा हो गया, बे ऑफ बंगाल।
और याद रखना है जितनी बाउंड्री लाइन है ना हमारी सी बाउंड्री लाइन या सी बाउंड्री हमारे इंडिया की, टोटल सी बाउंड्री कितनी है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं इसमें अंडमान और निकोबार भी जोड़ दूं और अगर मैं इसके अंदर लक्षद्वीप भी जोड़ दूं तो ये हो जाती है कितनी 7516.7 किलोमीटर के लगभग हो जाती है। ठीक है, इधर के याद रखना 5 स्टेट बाउंड्री लगाते हैं। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद छोटा सा आपका फेवरेट गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद केरला आ जाता है। ठीक है, और अगर इधर की बात करें तो 4 हैं, इधर है वेस्ट बंगाल, उसके बाद है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद है तमिलनाडु, ठीक सॉरी आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा हो गया तमिलनाडु। तो 5 स्टेट इधर से बाउंड्री लगाते हैं, 4 स्टेट इधर से बाउंड्री लगाते हैं। ठीक है, आपका आज का घर का क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि भारत में कुल ऐसे कितने स्टेट हैं जिनको हम लैंडलॉक स्टेट कहते हैं। लैंडलॉक्ड स्टेट क्या होते हैं, जो ना किसी दूसरी कंट्री से बाउंड्री लगाते हैं और ना ही किसी पानी या किसी कोस्टल लाइन से बाउंड्री लगाते हैं। तो ऐसे कितने स्टेट हैं तो मैं बता देता हूं, 5 स्टेट हैं। कौन कौन से हैं वो आप लोग कमेंट करके बताओगे। कई बार पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंडलॉक्ड स्टेट इन इंडिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखना है। बेसिक्स ही जीके, बेसिक्स हमारा ज्योग्राफी है। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ोगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Who has been appointed as NIA चीफ रिसेंटली? NIA आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका अभी चीफ चेंज हुआ है, तो कौन बना है? तो सिंपल वन लाइनर याद रखना, सदानंद दत्ते। कौन था? तो देखो आपने देखा होगा जो 26/11 का अटैक हुआ था ना, उस 26/11 के अटैक में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, उसके बाद अब जाकर इनको क्या बना दिया गया है? NIA का चीफ बना दिया गया है। ठीक है, बहुत बार न्यूज में रहती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। विच ऐप हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन टू मॉनिटर द इलेक्शन प्रोसेस? काफी दिन से इलेक्शन कमीशन पढ़ते आ रहे हैं, तो फिर वही बात, इसका आर्टिकल तुम्हें पता होना चाहिए बेसिक 324। इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो आपको पता होगा राजीव कुमार। काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस हो गई होगी आप लोगों की। कितने मेंबर की कमेटी होती है? तो 1+2 होते हैं, 1 होता है चीफ, 2 होते हैं अलग से, 2 अभी नए अपॉइंट किए गए थे। कौन कौन से आपको पता होगा? ठीक है, अब कुछ दिन पहले पढ़ा था हमने। अब पूछा है कि इन्होंने इलेक्शन अच्छे से हो जाए उसके लिए कौन सा इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखना सी विजिल। क्या नाम है उसका? सी विजिल। 4 वन लाइनर याद रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली हु विल स्टार्ट द स्टार्ट प्रोग्राम 2024? देखो अगर तुमने लास्ट ईयर करंट अफेयर अच्छे से पढ़ी होगी तो आपने एक प्रोग्राम पढ़ा था स्टार्ट। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसमें है क्या। देखो हम चाहते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो स्पेस के बारे में जाने, स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में जाने। यानी कि जो हमारा इसरो डिपार्टमेंट है, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहता है कि बच्चों का इंटरेस्ट बने, क्योंकि बहुत से बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कैसे ज्वाइन करनी है। जैसे ऐसे मानो एक स्कीम होती है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस स्कीम, है ना। इस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस स्कीम में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, बेसिकली इंडियन आर्मी, ये उसमें जाती है। और उसमें जाने के बाद ये वहां पर बच्चों से उनका इंटरव्यू वगैरह होता है और उनका डायरेक्ट एसएसबी में सिलेक्शन हो जाता है। फिर अगर वो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं और उस एग्जाम को क्लियर कर जाते हैं तो डायरेक्ट कमांडेंट की पोस्ट पर उनकी पोस्टिंग हो जाती है। मतलब इंडियन आर्मी जो यूथ होते हैं उनके अमंग अपनी आर्मी की जो अवेयरनेस है उसको प्रमोट करने के लिए सारे प्रोग्राम चलाती है। बस सेम कॉपी पेस्ट है। हमारा इसरो डिपार्टमेंट चाहता है कि हम यूथ के अंदर, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए यूथ हमेशा तत्पर रहता है कि मुझे ये इसमें जाना है, मुझे इसमें जाना है, सेम ऐसे उसको इसरो में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम क्या रखा? स्टार्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो किसका प्रोग्राम है? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा याद रखना। ठीक है, और इसरो का एक प्रोग्राम और है जो 2030 में चलने वाला है, शायद आपने पढ़ा होगा, जिसका नाम क्या है? तो उसके अंदर क्या ले जाया जाएगा? आप लोगों को स्पेस में ले जाया जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे क्या नाम है। इसमें आप लोगों को स्पेस में घुमाया जाएगा, आपको 15 मिनट के लिए ले जाया जाएगा, आपको लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाया जाएगा। आई थिंक आप लोग सब समझते हो लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, बिल्कुल लो लेवल वाला हमारे स्पेस का। ठीक है, और इसके अंदर आपकी जो फेयर होगा वो कितना होगा? तो 6 करोड़ रुपीज होगा 15 मिनट की उस ट्रेवलिंग के लिए 6 करोड़ रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। और ये कब से स्टार्ट हो जाएगा? 2030 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Which state of the America has recently banned the use of social media by the children? देखो सबसे अच्छा काम किया इसने, किसने? फ्लोरिडा ने। इसने साफ साफ कह दिया कि आने वाली 1 Jan 2015 से
कोई भी बच्चा, अगर वो बच्चा 14 ईयर से कम एज का है, वो कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं चलाएगा। अगर उसका सोशल मीडिया अकाउंट होगा तो तुरंत डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा स्टेप है। देखो पहले हमें लगता था कि जब हम बिना टेक्नोलॉजी के रहते थे तो हमें लगता था कि मोबाइल में, लैपटॉप में गेम खेलने में कितना मजा आ रहा है ना, हम बाहर की दुनिया से भागना चाहते थे। आजकल ऐसा टाइम आ चुका है कि हम इतना बंध गए हैं इन चीजों से, मोबाइल से। अगर 2 मिनट के लिए मोबाइल ना दिखे तो ऐसा लगता है हार्ट अटैक आने वाला है ना। तो अब ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल उल्टा हो चुका है, जो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, डिजीज बढ़ रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो सोचो ये बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे। वैसे देश बर्बाद हो रहा है, ये और बर्बाद कर देंगे आगे जाके। तो इससे बचने के लिए हमें भी, मुझे लगता है कि लगभग 14 या 15 ईयर तक, जब तक वो बच्चा 12th पास ना कर ले, उसको इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है किसने, फ्लोरिडा ने। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट ILO, देखो ILO आपने पढ़ा होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, तो ये दुनिया भर में जितनी भी लेबर होती है ना, लेबर मतलब क्या होता है कि जो मजदूर वगैरह होते हैं उनके रिकॉर्ड वगैरह ध्यान रखता है। देखो ये बना कब था, तो 1919 में बना था। ठीक है, और याद रखना 1 मई को क्या बनाया जाता है, तो इंटरनेशनल लेबर डे बनाया जाता है, यानी कि मजदूर दिवस, यानी कि लेबर डे सेलिब्रेट होता है। और ये बना कब था, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918, और उस वर्ल्ड वॉर के बाद एक ट्रीटी हुई थी, शायद आपको याद होगा, ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज। ठीक है, याद होगा का मतलब आपने पढ़ी होगी, आपने देखी होगी, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, है ना। ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज कब होती है, 1919 में। इसमें कहा गया कि पूरी दुनिया भर के लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए। अब क्या चाहिए, अब इन लोगों को रोजगार कौन देगा, तो पूरी दुनिया के उन अनएम्प्लॉयड लोगों को रोजगार देने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया। कौन सा, ILO। तो कब बना, 1919 में। किससे बना, तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज से बना। और बाद में 1950 के अंदर, लगभग 1950 के अंदर इसको किसमें मर्ज कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन के साथ मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। इसने बताया है कि भारत में जो बेरोजगारी है ना, उसमें अगर मैं यूथ की बात करूं, जो युवा है वो लगभग 83% जो यूथ है वो बेरोजगार है। यानी कि अगर 100 लोग भारत में रह रहे हैं तो 83 के पास जो यंग लड़के हैं, यूथ, उनके पास जो भी नहीं है। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां पे है, अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपको पता होगा कहां पे, सॉरी, हरियाणा के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका राजस्थान आता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन, देखो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड क्या होता है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपके जो वो होते हैं ना, पोल्यूशन है ना, कैसे, जैसे कि आपने सुना होगा वाटर पोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन। ठीक है, ये जितने भी पोल्यूशन होते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अवेयर करने के लिए क्या बनाया गया, डिपार्टमेंट। कब बना था, तो 1974 में बना था। किससे बना था, तो एक्ट का नाम क्या है, तो लिख लेना, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। इससे क्या बना होता है, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड बना होता है। और याद रखना इसके बाद एक और एक्ट आया था एयर पोल्यूशन के लिए, वो कौन सा था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये आता है 1981 के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आजकल माइक्रोप्लास्टिक से ये बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो आज के उसमें द हिंदू में भी आपने पढ़ा होगा, माइक्रोप्लास्टिक की बात हो रही थी, तो वहीं से ही क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ऑर्डर ऑफ द ड्रग ऑफ द गाइलेपो किसको मिला है, तो आई थिंक आप जानते हो किसको मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। किसने दिया है, तो भूटान ने दिया है। ठीक है, पहले ऐसे इंडिया की तरफ से जिनको ये अवार्ड मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि इंडिया उसके साथ ट्रेड करने वाला है, इंडिया उसके साथ ट्रेड के साथ साथ स्पेस डिपार्टमेंट में काम करने वाला है, उसके साथ उसने जो हमारी डिजिटल कनेक्टिविटी है उसको प्रमोट करने के लिए हमने उसके साथ क्या किया है, ये सारे के सारे एग्रीमेंट किए हैं। तो उसने भारत के PM को ये सब दे दिया। उसको पहले लग रहा था 5000 करोड़ रुपए मिलेंगे भारत से, लेकिन भारत ने उसको 10,000 करोड़ रुपीस दे दिए। ठीक है, तो इससे खुश होकर कुछ भी कह सकते हो, उन्होंने हमें ये ऑफर कर दिया। ठीक है, कुछ उसके अंदर वो भी बनाए जा रहे हैं, रेलवे लिंक भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट को, ये देखो सेम वही आ गया, कोकराझार गेलेपू रेल लिंक किस किस के बीच में, तो याद रखना इंडिया और भूटान के बीच में बनाया जा रहा है, उसी का एक पार्ट है। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था। उसके बाद चलते नेक्स्ट।
एयर प्रिवेंशन एक्ट वाज कौन सा, अभी मैंने बताया था 1981, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद आते हैं अंडरस्टैंडिंग द ब्लैक इकोनॉमी एंड द ब्लैक मनी इन इंडिया। ये बुक किसने लिखी है, तो याद रखना ये बुक लिखी है अरुण कुमार ने, ठीक है, किसने लिखी है, अरुण कुमार ने, जिनका आज बहुत अच्छा एक आर्टिकल भी हमें एग्जाम उसमें न्यूज में देखने को मिला था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, UNHCR was established in which year, याद रखना यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर या हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, क्या नाम है इसका, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। और ये बना कब होता है, तो याद रखना इसकी फॉर्मेशन एक्चुअल में कब हुई थी, तो 1950 के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है क्या, तो देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद बहुत सारे जो यूरोपियंस थे वो अपना घर छोड़कर भाग गए थे, और जब वो भाग गए थे तो उनको जगह देने के लिए, उन रिफ्यूजीज को कहीं पर भी उनको जगह देने के लिए कि वो कहीं पर भी जाकर रुके, वहां पर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, तो इस बात के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया जाता है, ठीक है। और इस डिपार्टमेंट को रेगुलेट कौन करता है, तो याद रखना इसको रेगुलेट करने वाले कौन कौन है, तो एक है UNEP और दूसरा इसके साथ कौन सा है, तो याद रखना UNWP, ठीक है। एक है UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और दूसरा कौन सा UNWP, ये दोनों इसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, क्यों, क्योंकि आपने सुना होगा रोहिंग्या मुस्लिम्स है ना, वो भी तो फ्लीड कर रहे हैं, वो भी तो घूम रहे हैं बेचारे इधर से उधर, तो उनको बचाने के लिए ही या उनके ऊपर भी सेम यही लागू होता है, ठीक है। तो सिंपल याद रखना कब आया था ये, अच्छा कब बना था ये, तो 1950 में बना होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, Which app has been launched to make the election process easier for the disabled? देखो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 80+ ईयर के हो गए, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो इनेबल्ड है ना, वो नहीं वोट कर सकते, कोई अंधा है, कोई बहरा है, कुछ भी कह सकते हो, जो कैसे करके इनेबल्ड है, तो उनकी इजीनेस के लिए सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, सक्षम, कि वो घर बैठे क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। अब मान लो कोई 80, 90, 95 ईयर की कोई भी लेडीज है, कोई भी जेंट्स है ना, बूढ़ा वोट नहीं करने जा सकता, तो जो उसका जो रिलेटिव जो वो होगा ना, जो कंसर्न जो इलेक्शन कमीशन वाले होंगे वो उसके घर पहुंचेंगे और वहां से वो वोट दे सकता है। तो ये जो फैसिलिटी है इसका नाम क्या है, सक्षम। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि इस बार इलेक्शन है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपसे इलेक्शन से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन वाज द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड। तो आपको पता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या था, कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो कंपटीशन है उसको फेयर रखने के लिए है ना, कि कहीं बीच में ऐसा ना हो, जैसे मान लो कि कोई मार्केट में एक बंदा है, ऐसा नहीं होना चाहिए उसकी मोनोपोली हो, दूसरे ऑप्शन भी लोगों के पास अवेलेबल होने चाहिए। अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगे तो मोनोपोली हो जाएगी, और मोनोपोली हो जाएगी तो अपनी मनमर्जी से काम करता रहेगा, और अगर मनमर्जी से काम करेगा तो लोगों का क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन होगा। कल को मान लो सिर्फ जियो रह जाए, बाकी सब कंपटीशन खत्म कर दिए जाएं, इतने इजी प्लान बना के कुछ भी करके, तो मजबूरी हो जाएगी, एक दिन सब बंद हो जाएंगे, बचेगा जियो। अब वो कहेगा 500 रुपए लूंगा महीने के, तो 500 देने पड़ेंगे, वो कहेगा 2000 लूंगा तो 2000 देने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि कंपटीशन ही खत्म कर दिया गया। तो ऐसा मार्केट में नहीं हो, इसके लिए एक डिपार्टमेंट बना था जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और आपको पता होगा कुछ साल पहले इसने हमारा जो गूगल है उस गूगल के ऊपर क्या लगा दिया था, फाइन लगा दिया था लगभग 1300 करोड़ रुपए का, क्योंकि वो उसको कंपटीशन को खत्म करता जा रहा था। क्योंकि एंड्रॉइड मोबाइल में सारे के सारे एप्लीकेशन देखोगे गूगल के मिलते हैं, दूसरा तो कोई बेचारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर ही नहीं पाता है ना, तो उस पर फाइन लगाया उसने। और आपको पता होगा उस फाइन से बचने के लिए भी इसने एक दिमाग लगाया था कि जो गूगल प्ले स्टोर है ना, कुछ दिन पहले की न्यूज आई थिंक याद होगी आपको, है ना, पढ़ाई थी आपको मैंने, जो गूगल प्ले स्टोर है उस गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जितने भी आप ऐप डालते हो, ठीक है, सपोज करो कि क्लैट प्रेप का एक ऐप बना दिया जाए और उसके अंदर उस ऐप के थ्रू आपको जो कोर्सेज है वो बेचे जाएं, तो गूगल ने क्या कहा कि मैं इन कोर्सेज से या इस ऐप से जो आप पैसा कमा रहे हो उस पैसे का 10 to 30% कमीशन लूंगा तुमसे। ऐसा क्यों किया उसने, अपने उस खर्चे को निकालने के लिए। हालांकि इसके अगेंस्ट केस भी हो गया, तो फिर उसने कुछ लोअर रेट्स भी कर दी थी, उसका भी केस चल ही रहा है, ठीक है। तो याद रखना ये जो कंपटीशन कमीशन इंडिया, आई होप समझ में आ गया होगा किस वजह से बनाया गया था, है ना। और ये कब बना था, तो मार्च 2009 में बना होता है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एक्ट कब पास हुआ था। याद रखना मैं बिल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्ट पूछ रहा हूं, एक्ट कब आया था, ठीक है, बना कब था वो तो तुमने देख लिया, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आई होप कि आज के लिए इतना ही था, आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।